दोस्तों नमस्कार। ले देकर एक किताब ही तो बची है जिसमें लिखे हुए शब्द पढ़ने वाले के जहन में असर डालते हैं। और अगर वो किताब बच्चों के कोर्स से जुड़ी हुई हो तो फिर बच्चे जब उसे पढ़ेंगे, शिक्षक जब उसे बताएगा, बच्चा अपने मां बाप से जब संवाद करेगा उस चैप्टर को लेकर जो टीचर ने पढ़ाया, जो किताब में दर्ज है, और उसके बाद वो अपने दोस्तों से संवाद बनाएगा, तो बात धीरे धीरे हर जहन में आती चली जाएगी। आखिर किताब में ये लिखा हुआ है तो सच तो होगा। तो क्या जो सच होता है किताब में वही लिखा जाता है? और क्या पहली बार उस सच से ही इस देश में अब आंख चुराने की परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई? यह सवाल सिर्फ आज इसलिए है क्योंकि भारत की न्यायपालिका के अलावे इस देश में न्याय की गुहार आप कहां से लगाएंगे, यह सवाल धीरे धीरे गायब हो चुका है। किसी को नहीं पता है कि इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी सरीखी एजेंसी भी सही तरीके से काम करती है या नहीं करती है। नहीं करती है तो इन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है, वो ईडी हो या सीबीआई हो। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट के भीतर भी यह सवाल खड़ा हुआ कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस देश के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में रहें या ना रहें। और उस पार्लियामेंट के भीतर सत्ता और विपक्ष बंट गया, इस हद तक बंट गया कि यह देश उन सवालों में चला गया कि अब वाकई इस देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी के होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सरकार ने तर्क दिया कि दरअसल यह कोई कानूनी मसला नहीं है, यह तो गवर्नेंस के तरीके हैं, इसीलिए यह चलेगा। यानी वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर वह विधायिका हो, यानी कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सवाल दोनों जगह उठे, जमकर उठे, और दोनों के करप्ट परिस्थितियों को लेकर उठे। इस देश के भीतर हर तीसरा सांसद टेंटेड है, दागदार है। जो रिपोर्ट बतलाती है, जो बकायदा एफिडेविट दर्ज किया जाता है, उसमें यह दर्ज है कि दरअसल हर तीसरा सांसद इस देश में दागदार है। अब तो तादाद और बढ़ गई इस बार जो लोकसभा के चुनाव में जो चुनकर आए। लेकिन बहरहाल लौटिए इस परिस्थिति पे जो करप्शन या देश के भीतर करप्ट परिस्थितियों को लेकर उभारती है। दुनिया में कौन सा देश सबसे करप्ट है, उसमें भारत नहीं है। दुनिया में कौन सबसे ईमानदार देश है, उसमें भी भारत नहीं है। और ईमानदार देशों में पहले 100 देशों में भारत नहीं है। हां, नीचे के 25 देशों में भारत जरूर है, जो कि सबसे करप्ट कंट्रीज के तौर पर जिनकी पहचान है। और उसमें भी जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी अपने तौर पर रिपोर्ट जारी करती है, उसने रिपोर्ट एक जारी की और बताया कि भारत के भीतर दूसरे नंबर पर कोई करप्ट संस्था है तो उसने जुडिशरी का जिक्र कर दिया। जुडिशरी का जब जिक्र हुआ करप्शन को लेकर, तो एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी आया। चीफ जस्टिस जब गवई थे, बीआर गवई, उनके सामने भी आया। उन्होंने के जरिए भी उस दौर में सुनवाई में एक जानकारी निकल कर आई कि इस देश में 2017 से 2021 के बीच में तकरीबन 1600 शिकायतें इस देश की जुडिशरी के खिलाफ बकायदा रिसीव की गई है। आरोप बहुत गंभीर थे करप्शन को लेकर, और सवाल था कि कार्रवाई कैसे हो। तो उस पूरी प्रक्रिया के भीतर चीफ जस्टिस ने भी संकेत दिए कि संसद को एक्शन लेना चाहिए। जो इंपीचमेंट का सवाल है जजों को लेकर, उससे हटकर कुछ ऐसी जांच प्रक्रिया अब लानी चाहिए जिसमें अपनी सफाई देने की अपॉर्चुनिटी जजों को भी मिले, जिनके खिलाफ शिकायत है उनको ही मिले, और ऐसा ना हो कि कोई गलत तरीके से शिकायत कर रहा हो और उस पर कार्रवाई हो जाए, ऐसा भी नहीं हो। यानी कटघरा जो सुप्रीम कोर्ट न्याय देते वक्त जिन अपराधियों को लेकर बनाता है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कार्रवाई को लेकर भी कटघरा सुप्रीम कोर्ट के भीतर मौजूद है। और यह सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में अदालत के भीतर कई ऐसे मौके आए
जब इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए संस्थान और लोग दोनों पर सवाल हुए। बहुत हाल की बात है, जब एसआईआर का मसला पहुंचा, बहुत ही पुरानी बात हुई नहीं है, जब इस देश के भीतर एक राज्यपाल की भूमिका महाराष्ट्र में राजनीति को तोड़ने और पार्टी को तोड़कर नई सत्ता बनाने में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया असंवैधानिक तौर पर राज्यपाल ने काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल तक को कहा। इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह सवाल आया कि इस देश में ब्लैक मनी कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड में तब्दील तो नहीं हो गई है, और माना गया कि हां, वो बिल्कुल गलत तरीका है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का चल रहा है, उसमें सत्ता की भूमिका एक करप्ट भूमिका है, यह माना गया। अब सवाल था कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो बच्चों के मन पर असर डाले वो सवाल एनसीईआरटी की किताब में लिखा जाए या ना लिखा जाए, क्योंकि सच तो यह है, इस देश के भीतर जो पेंडिंग केस हैं, इस देश के भीतर जो जजों की कमी है, जब चीफ जस्टिस ठाकुर हुआ करते थे और नए नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो एक बार मंच से ही बोलते बोलते चीफ जस्टिस ठाकुर रोने लगे, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि दरअसल जजों की कमी है और वो सरकार से आग्रह करते हैं कि जजेस तुरंत नियुक्त किए जाएं। उस दौर में चले जाइएगा तो बकायदा सरकार ने कहा था कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो एक करप्ट सिस्टम है जो जजों की नियुक्ति करता है, और उसी के जरिए चचा भतीजे का जिक्र बकायदा सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं ने एक कतार में लगाना शुरू कर दिया था। और फिर कहा गया था कि हम चाहते हैं कि न्यू अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमेटी जिसका जिक्र सरकार ने किया, उसके जरिए जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, बोला नहीं नहीं, सरकार की नियुक्ति नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, यह सरकार कहती है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बैठी और जस्टिस कहर जब थे, उन्होंने उस कमेटी की अगुवाई करते हुए पूरी जांच प्रक्रिया के बाद जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि सरकार की भूमिका जजों की नियुक्ति में नहीं होनी चाहिए, यानी कोई किसी दूसरे संस्थान में हस्तक्षेप ना करे। इस देश में न्यायपालिका के अलावे दूसरी कौन सी संस्थान है, कौन सी जगह है जहां न्याय की गुहार लगाई जाए? कुछ नहीं बचा। बीते दिनों जस्टिस वर्मा का किस्सा भी आया, जब घर में आग लग गई, नोट जल पड़े, कितनी बड़ी तादाद में नोट थे हर कोई जानता समझता है। पिछले दिनों चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद रंजन गोगोई चंद दिनों में पार्लियामेंट के भीतर पहुंच गए और अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं पार्लियामेंट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है वो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से बतला सकता हूं। लेकिन 6 बरस बीत गए, ना एक सवाल उठाया, ना किसी सवाल का जवाब दिया। 6 बरस में चीफ जस्टिस से नॉमिनेटेड पार्लियामेंट्री बने रंजन गोगोई ने कोई सवाल नहीं उठाया। बात इतनी भी नहीं है, बात तो उसके आगे की है, या उसके पहले अगर चले जाइएगा तो पहली बार 2018 के जनवरी के महीने में डेमोक्रेसी इन डेंजर शब्द चीफ जस्टिस बनने से पहले रंजन गोगोई नहीं उठाए थे, क्योंकि पूरा सुप्रीम कोर्ट का किसके पास कौन सा केस जाएगा इसको लेकर जो निर्धारित होता है, उससे 4 जजेस निराश थे, परेशान थे। उन्होंने ही कहा था यह स्थिति ठीक नहीं है और सरकार का हस्तक्षेप हो या ना हो, लेकिन सरकार का प्रभाव किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये होते होते बात आते आते एक दिन पूजा के दिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री मोदी पूजा पाठ करते हुए जब नजर आए, तब सवाल कुछ और बड़ा हुआ। स्थितियां कितनी विकट हो गई, यह सवाल तो आखिर में जब चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जूता उछाल दिया गया और चीफ जस्टिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, खामोशी बरत ली, और प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस गवई की तारीफ यह कहते हुए कि अच्छा किया जो आप संयम में रहे। सवाल
वो चीफ जस्टिस गवई का नहीं था, वो चीफ जस्टिस गवई के एक फैसले का था। और इस देश के भीतर तो कई चीफ जस्टिस आएंगे, मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस सूर्यकांत यह भी रिटायर होंगे, फिर कल कल दूसरा आएगा। यानी पदों की गरिमा संवैधानिक तौर पर जो अलग अलग संस्थान विशेष की महत्ता करार दी गई, तो ध्यान दीजिए इस दौर में पहली बार संविधान ही ताक पर रखा जा रहा है और राजनीतिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ही मुद्दा बन गया, बना दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए। और विपक्ष ने तो खुले तौर पर कहा कि जिस संविधान ने इस देश के दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, इन तमाम चीजों के हकों का सवाल उठाते हुए कहा कि उनका हक भी आप छीन रहे हैं। यानी किसी भी देश के भीतर उन हालातों को लेकर एक क्रिटिकल माइंड तैयार कैसे होगा। और एनसीईआरटी की किताब, अब लौटिए असल के बात पर, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी नियुक्ति, जो किताब में चैप्टर लिखते हैं उनकी नियुक्ति बाकायदा एक पैनल के जरिए होती है। उनकी प्रबुद्धता पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते और वो उन हकीकत को समझते हैं और जानते समझते हुए किताब में उस अंश को जोड़ते हैं। और ये पूरी परिस्थिति रही है, किस तरीके से नियुक्ति होगी, कैसे लिखा जाएगा, वो बच्चों के जहन में क्या असर डालेगा। अभी तो सिर्फ लिखा ही गया था, जो सवाल इस दौर में उठकर खड़े हो गए। क्या लिखा गया था? उसमें बताया गया था पेंडिंग केसेस कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट में 81,000 हैं, हाई कोर्ट में 62,40,000 हैं पेंडिंग केसेस, और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट केस कोर्ट्स में लगभग 4,70,00,000 पेंडिंग केसेस है। ये क्यों है? जजों की कमी है। उसके बाद जो करप्शन जुडिशरी के भीतर है, इसको लेकर जो अलग अलग बातों का जिक्र था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों के मतलब क्या होने चाहिए। यानी एक इंफॉर्मेशन थी जो समाज के भीतर मौजूद है। अब यहां पर असल सवाल खड़ा होता है। पहला सवाल है एजुकेशन कैसी हो, और क्या एजुकेशन के जरिए हिंदुस्तान के करप्शन हालात में पूरे देश का करप्शन का जिक्र किया जाए, या इंस्टीट्यूशंस को लेकर जिक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यह सवाल बड़ा हो गया। जितने वकील जो इस बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, सभी वकील एक कतार में खड़े हो गए, नहीं नहीं करप्शन है, हम मानते हैं, लेकिन भाई आप समाधान दीजिए। अब समाधान 8वीं कक्षा का बच्चे को क्या पढ़ाया जाए कि संविधान यह है, और जो शख्स लिख रहा होगा इस करप्शन का समाधान यह है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि तब तो वो इस देश में सरकार चलाने योग्य व्यक्ति होगा, या मंत्री बनने योग्य होगा, या प्रधानमंत्री बनने योग्य होगा, जो ये बतला दे कि करप्शन ऐसे खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम के आश्रय चलता है, वो शुरुआत ही करप्शन से होती है। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पर हो, वो नेक्सस के तौर पर हो, वह चुनाव प्रचार के लेकर हो, वो इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी के भीतर के आपसी संवाद को लेकर हो, या टकराव को लेकर हो। और होते होते बात तो वोटर लिस्ट तक आ गई है। तो जिस देश के भीतर डेमोक्रेसी की पहचान पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई हो, और वो इलेक्टोरल प्रोसेस उसका सबसे प्रमुख पिलर हो, अगर वो करप्ट हो गया तो उसके बाद की परिस्थितियों को आप सोचते चले जाइए कि कहां रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। हम एक्चुअल फैक्ट पे और आए, उससे पहले एक चीज और आपको समझनी चाहिए। इस देश के भीतर जो वकीलों की फीस है, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई स्कूटर से आते हुए नजर नहीं आएगा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, उसमें आपको साइकिलें भी नजर आ जाएंगी, जहां पर 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो एवरेज वकील फीस लेता है एक अपीयर होने का, वो मिनिमम लगभग 10 से 12 लाख और मैक्सिमम लगभग 50 से 75 लाख रुपए है एक अपीयर होने का। ये पैसा कौन देगा? ये पैसा कहां से आता है? इतना बड़ा अंतर इस देश के समाज के भीतर न्याय की गुहार लगाने के लिए कैसे संभव है? कौन से मामले पहुंचते हैं यहां तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक? बहरहाल
लौटिए वापस इस असमान समाज में। हम तो निकले थे कि दरअसल जो स्कूल की किताब में लिखा गया सिर्फ 2 पन्नों का जिक्र है, उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा गया कि, और उसमें नोटिस दे दिया गया। नोटिस एनसीईआरटी के डायरेक्टर को भी दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी दिया गया। अब हमें लगता है कि एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर, आज पहले उनकी बात सुननी चाहिए, वो क्या हमें कह रहे एक हैं। दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सारा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं हैं। एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी उच्च पद पर हो जिसने एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ी हों। और एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के उत्तरदायित्व कम नहीं है। तकनीकी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी को वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपने अध्यापक को देते हैं, देना चाहिए हमें। जो हमारी परंपरागत है कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो हम वहाँ कहते हैं कि गुरु ही आगे है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं मानेगा? उसे ही मानना चाहिए। मेरा विचार है कि जो एनसीईआरटी का विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उसमें इस तरह के कहना कि संस्था पर चोट की गई है, मैं समझता हूँ एनसीईआरटी ने कहीं चोट नहीं की है। भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में जो उसको सहज लगता है, स्वाभाविक लगता है, जो आवश्यक लगता है, उसके आधार पर उसने ये पाठ लिखा है और निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। दरअसल एनसीईआरटी की किताबें इस देश में जो भी सीबीएसई की परीक्षा देता है और इस देश में यूपीएससी की परीक्षा भी जो देता है, वो एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ता है। और जब एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर जिस बात का जिक्र कर गए कि हर चीज की एक सीमा होती है, हर इंस्टीट्यूशन की एक सीमा होती है, तो यहां 2 बातें बहुत साफ निकल कर आई। क्या ये लड़ाई फ्री एक्सप्रेशन इन एजुकेशन और रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के बीच की है, या फिर इस दौर में सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि सब कुछ अगर करप्ट है तो फिर बचा क्या? और जब कुछ नहीं बचा तो इस देश के क्रिटिकल माइंड ही तो क्रिएट करेंगे कि आने वाले वक्त में जिस समाधान को खोजने का जिक्र एक के बाद एक सब करते चले जा रहे हैं, उसमें कार्रवाई करने से कुछ होगा, या फिर एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी आपको क्रिटिकल होना चाहिए? हम ये सवाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है यहां पर जब आप एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर को सुन रहे थे तो एक क्षण के लिए मौजूदा वक्त में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी तो सुन लीजिए। हमारे सामने ये जो संज्ञान में आया, हमने उसको तुरंत एनसीईआरटी को सारी किताबों को विड्रॉ करवाया और इसमें जो आज माननीय न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो टिप्पणी दिया है वो हमारे लिए मान्य है। सरकार उसके प्रति दायित्ववान है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और एनसीईआरटी की संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी और ऐसे परिस्थिति आगे ना बने उसकी सरकार चिंता करेगी। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में कई चैप्टर इससे पहले बदले गए हैं। भारत के इतिहास तक को बदला गया, मुगल सल्तनत के दौर को कैसे हाशिए पर ले जाकर धीरे धीरे साइडलाइन किया गया, आजादी के संघर्ष की परिस्थितियों को लेकर परिवर्तन हुआ। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी गए, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहस ने एक मैसेज दिया कि एनसीईआरटी की किताब सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करेगा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जान गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नहीं जाना जैसे ही बात उस तक आ गई। यानी इस देश का नौकरशाह करप्ट है, इस देश का पॉलिटिशियन करप्ट है, इस देश के भीतर मीडिया सत्ता के सामने रेंग रहा है, इस देश के भीतर हर स्वायत्त संस्था और कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक इस देश के पार्लियामेंट्रीज लेकर पहुंचे हैं। और जब ईडी तक का मामला पहुंचा तो ईडी की तरफ से जो जवाब दिया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा भी आया। उसने कहा, अरे आप तो बहुत पॉलिटिकल कार्रवाई करते हैं। और जब इतिहास बदलने का जिक्र एनसीईआरटी की किताबों में हो रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भीतर से यह आवाज आई कि दरअसल ये एजुकेशन किस रूप में कैसे हो,
हमारा इतिहास क्या होना चाहिए, जो सरकारें होती हैं अगर वो तय कर रही है और वही तय करती हैं तो एक झटके में वही एनसीईआरटी, उसी में लिखा गया चैप्टर, उसी चैप्टर को लेकर होती हुई बहस में एक झटके में पूरी सरकार अचानक ये कहने कैसे सामने आ गई कि हां हां सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है। कुछ बचाने की परिस्थिति है या इस देश के भीतर की परिस्थितियों में अब ऐसा संकट है कि अगर जिन 2 पन्नों में जिक्र किया गया वो 2 पन्ने अगर लोग जाने ना जाने लेकिन अब तो सब जान गए, तो इंस्टीट्यूशनली इस देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम को जोड़कर ढहढहाती हुई राजनीतिक व्यवस्था की अगुवाई में ढहता हुआ पूरा सिस्टम आपकी आंखों के सामने अब नाचने लगेगा। क्यों? हम आपको इस देश के उन वकीलों की राय सुनाते हैं जिनका अपना अपना महत्व है। और एक बात और जान लीजिए, इनके करीबी बीजेपी के साथ है खुले तौर पर, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। अगर आपको वास्तव में करप्शन के खिलाफ है तो फिर आप सबकी चर्चा करो। करप्शन इज लेजिस्लेचर। विधायिका में करप्शन है, कार्यपालिका में भी करप्शन है, खबर पालिका में भी करप्शन है, तो फिर सारे करप्शन की बात होनी चाहिए। और केवल करप्शन की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि करप्शन खत्म कैसे होगा इसकी भी बात होनी चाहिए। समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या ठीक नहीं होती है। समस्या ठीक होती है उसका समाधान करने जो से। सिखाना है बच्चों को, जो सिखाना चाहिए, वो जो प्रोग्रेस की चीजें हैं, जो माइंड की मैच्योरिटी की चीजें हैं, जो सेवा भाव है, ये चीजें हमें दिखानी है बच्चों को। और ये हम उनको लाके दिखा रहे हैं तो फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि आप जो सिखा रहे हैं वो सिर्फ एक जुडिशरी इंस्टीट्यूशन को लेकर आपने आगे कर दिया है। कि पहली बात तो करप्शन है नहीं, और अगर करप्शन हो कहीं तो वो कोई सिलेबस में नहीं आप डाल सकते। And this is really a lapse on the part of the senior officers of NCERT. इसमें जो अपनी बात रख रहे थे वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद और ऑल इंडिया बार काउंसिल के चेयरमैन आदेश अग्रवाल थे। इन तीनों की बात भी आपने सुन ली। अब इसके बाद आइए सुप्रीम कोर्ट का रवैया इन तमाम परिस्थितियों के बीच क्या रहा, वो क्या कहना चाहती है। उनका बहुत साफ मानना है कि दरअसल हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, जो शीर्षक अध्याय में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत और कथित निष्क्रियता का प्रमुखता से उल्लेख किया गया, जबकि संवैधानिक नैतिकता की रक्षा, मूल संरचना सिद्धांत, विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। यानी इस देश के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूशनली नैतिकता का सवाल है वो काम तो अदालत ही करती है, तो वो आपको बताना चाहिए था। बनिस्पत आप इस दिशा में चलते चले गए और सुप्रीम कोर्ट की चिंता है कि सबसे पहले शिक्षक जान जाएंगे ये पढ़ाते वक्त कि पूरी न्यायपालिका करप्ट है, फिर अभिभावकों तक ये बात पहुंचेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दरअसल यह न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह न्यायाधीश अब कहने लगे हैं कि उनका मनोबल गिरा है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अदालत ने यहां तक कहा कि गोली चला दी गई और आज न्यायपालिका आहत है, इसीलिए इसको हल्की कार्रवाई में मत लीजिए, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। और 2 व्यक्तियों ने जो इस चैप्टर को लिखा, अगर सरकार कह रही है कि 2 व्यक्तियों को अब मंत्रालय से नहीं जोड़ा जाएगा तो बात इससे भी नहीं बनेगी। इस परिप्रेक्ष्य में आज 5 बड़े सवालों पर गौर कर लीजिए। पहला सवाल, क्या न्यायपालिका से हटकर इस देश के किसी दूसरे संस्थान को अगर करप्ट बतलाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट उसे सुनता? शायद नहीं। इससे पहले भी उसने जगह नहीं दी। इस देश के भीतर जो अभी तक लोग पढ़ते आ रहे थे एनसीईआरटी की किताब के जरिए ही, वो चाहे भारत का आजादी का आंदोलन हो, भारत के भीतर बड़ी बड़ी घटनाएं हों, उन बड़ी घटनाओं में आप इमरजेंसी का जिक्र कर सकते हैं। आप उस बड़ी घटनाओं में
बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र कर सकते हैं, आप उन बड़ी घटनाओं में 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र कर सकते हैं। तमाम परिस्थितियां बदलती चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। यानी राजनीतिक तौर पर चीजें कैसे चलती और चलाई जाती और एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है, यह एक प्रतीक है एनसीईआरटी। और इसके जरिए जरा एजुकेशन मिनिस्ट्री और उससे पहले की एचआरडी मिनिस्ट्री का हम जिक्र करें तो एक बात तो जान लीजिए कि 2014 के बाद से एचआरडी मिनिस्ट्री और बाद में एजुकेशन मिनिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगभग 21% लोगों की नियुक्ति हुई है। और जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी विचारधारा, उनका जुड़ाव सत्ता के साथ जुड़े संस्थानों के साथ रहा है, सीधे कहें तो बीजेपी और संघ के साथ रहा है, इससे कोई इनकार भी नहीं है। तीसरी बड़ी बात, जब भारत के भीतर हर कोई यह मान रहा है कि दरअसल करप्शन इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, इस देश में नौकरी मिल जाए तो होता है कितना कमाएंगे, इस देश में आप सुप्रीम कोर्ट में अगर वकील ऑन रिकॉर्ड हो गए तो उसके बाद फिर सवाल होता है आपकी फीस कितनी होगी। यानी एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें इस देश के इंस्टीट्यूशंस और उसमें काम करने वाले लोग बिना सत्ता के अनुकूल रहे काम कर ही नहीं सकते हैं। और इसकी ताजा मिसाल हाल में पिछले दिनों हमें लगता है जब 3-3 एक्सटेंशन दिए गए ईडी चेयरमैन को, आवाज सुप्रीम कोर्ट तक गई, सरकार को कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही थी तो किसकी फाइल 24 से 36 घंटों में रफ्तार से चलती चली गई, जिस पद के लिए 6 महीने से कोई व्यक्ति नहीं मिला, 24 घंटे में वो व्यक्ति मिल गया। तमाम परिस्थितियों के भीतर एक सवाल यह भी आया था जब इस देश के उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई थी, हम धनखड़ जी का जिक्र कर रहे थे, तो एक संस्था ने कहा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए कि उनकी तबीयत खराब थी या मामला कुछ और था। तबीयत तो खराब नहीं थी, अच्छे खासे है, लेकिन वो पन्ना नहीं खुलेगा। यानी इस देश के भीतर न्यायपालिका और वह भी सुप्रीम कोर्ट, वो संविधान की व्याख्या करने के लिए उसकी स्थिति को संविधान में बतलाया गया। और संविधान से मिले अधिकारों का हनन अगर इस देश में राजनीतिक तौर पर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां आंखें बंद की, यह भी हकीकत है। लेकिन फिर जो आखिरी सवाल है, क्या वाकई इस देश के भीतर 2 वकीलों ने कहा और उसके बाद चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया? चीफ जस्टिस के इस फैसले के भीतर बड़ा सवाल यही निकल कर आया, इस तरीके का मैसेज किसी इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की सहमति हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा माफी मांगी, वापस ले लिया, कहा ठीक कह रहे हैं। नोटिस दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलान को, और कहा गया कि पहले जो था रोल ऑफ जुडिशरी द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट, उस पर बात हो रही थी, इस बार जो चैप्टर बदला गया कि डू एक्सपीरियंस करप्शन ऑफ वेरियस लेवल ऑफ जुडिशरी, ये सारी चीजें देने और दिखाने की क्या जरूरत थी। जो एनसीईआरटी है वो कह रहा है कि अरे जनाब कुछ पढ़ने तो देते बच्चों को, पता तो चलता क्या असर हुआ है। अभी ना उन्होंने पढ़ा, ना कुछ जानकारी आई, आप ही के ऊपर असर हो गया जो आप ही के बारे में लिखा गया है। तो ये परिस्थिति इस देश के भीतर क्या एक नए इतिहास को रचने की दिशा में बढ़ रही है या फिर एक नया इतिहास बना रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार और सुप्रीम कोर्ट के जरिए संवैधानिक हकों की मांग करने के अलावे इस देश में किसी के पास भी कोई दूसरा रास्ता बचा कहां है? राजनीति ने तो सबको खत्म कर दिया। ट्रांसपेरेंसी और नैतिकता का पाठ तभी संभव है जब आप अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब खुलकर उन परिस्थितियों के साथ देने में सक्षम हो। जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो पोपली नहीं है, ये कहने भर से काम नहीं चलेगा, बतलाना पड़ता है, और प्रतिबंधित तो शायद बिल्कुल नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।